This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सीखना है चीजें को। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया, और जब अक्यूमुलेटेड डेप्शन ना बताई हो ना, तो फिर वो आप सोचें कि वो होती बुक वैल्यू है, वो माइनस करके वैल्यू दी हुई है उसने आपको। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली डिफरेंट बात, आपको जो इन्वेंट्री गिवन है वो 30 जून 2019 की गिवन है। मोस्टली इन्वेंट्री आपको ओपनिंग दी जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ज्यादातर सवालों के अंदर क्या होता है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, लेकिन ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। जब आपको सवाल के ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, उसने हमें कॉस्ट ऑफ सेल भी दे दी है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके उसने हमें कॉस्ट ऑफ सेल दे दी है। ऐसी सिचुएशन हो तो फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा सिर्फ करंट एसेट में जाएगा, फिर एसेट में वो कॉस्ट ऑफ सेल तो अब होनी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल तो फाइंड हो चुकी है। ठीक होगी बात। तो जब भी आपको कुछ होगा इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल हमेशा आपको फाइंड करके दी होगी। ओके होगी बात। फिर कैश एट बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल है, फिर प्री पेमेंट है, मतलब हमारा करंट एसेट, अदर रिसीवेबल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल होगी हमारी, सेलिंग एक्सपेंस हैं, फिर उसके बाद एडमिन एक्सपेंस हैं, डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन भी उसने खुद फाइंड करके दिया, और ये एक्सपेंस में जाएगी बस। जब भी आपको ये चीज ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो उसका एक इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट नहीं होते। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फिर बैंक चार्जेस है, कैपिटल है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ये भी एक नई चीज है आपके लिए इस टाइम। ये प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है, इसके नाम सुन ले क्या क्या हो सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस कह सकता है इसको, इसको वो रिटेन अर्निंग कह सकता है, इसी चीज को वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकता है। यानी ये लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट और लॉस 1 जुलाई 2018, इसको आप रिटेन अर्निंग कह सकते हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हो। इसका करना क्या होता है भला, डायरेक्टली ऐड करेंगे इन कैपिटल विद नेट प्रॉफिट, और जब नेट प्रॉफिट ऐड करते हो ना, उधर जाकर इसको भी दोनों को प्लस करके ऐड करेंगे। होता क्या है भला, ये चीज ना एक आगे जाकर FR1 में आप लोग पढ़ोगे, प्रॉपर इसका एक लेजर बनता होता है कि आपके पास ये जो बैलेंस पड़ा होता है, ये बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट करने के बाद कैपिटल में ऐड करते हो, बल्कि ड्राइंग्स को भी माइनस करके कर सकते हो इसी में। तो ये जो 34,500 है, ये जाकर नेट प्रॉफिट में ऐड होगा बस, और फिर प्लस होके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बैंक लोन 12% 90,000 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने दे दी, तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब ट्रायल बैलेंस में आ जाए ना, तो उसका एक इफेक्ट होता है, तो दोबारा नहीं ऐड करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। फिर ट्रेड पेबल्स हैं, सेल्स रेवेन्यू है, अदर इनकम है। एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, इसको साफ कर दूं मैं, ताकि सारी चीजें मैंने यहाँ पर ही आपको एडजस्ट करवा देनी है, इसके अंदर ही प्लस माइनस करवा देना है आपको। ये सवाल आपने एक दफा नहीं करना, एक दफा सारे सवाल करके फिर सारे
एडजस्टमेंट एक एक बार सारी करनी है। चले जी, पहली एडजस्टमेंट, goods returned by a customer 30th June were recorded on 1st July 2019। हमारा ईयर एंड है 30th जून 19। कहता है कस्टमर ने चीजें वापस की, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 30th जून 2019। कहता है these goods had been sold on credit 1950 at cost plus 30%। कहता है कस्टमर ने चीजें वापस की, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 30th जून वर रिकॉर्डेड ऑन 1st जुलाई 2019। कहता है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 1st जुलाई 2019 को। कहते दीज गुड्स हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये चीजें हमने उधार पे बेची थी 1950 की एट कॉस्ट प्लस 30%। लो मेरे भाई, पहले तो इस एडजस्टमेंट का हमने करना क्या है। नंबर 1, जब चीजें वापस आती हैं तो एंट्री पास क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ऐसे ही होगा, गुड्स वापस आई, सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये जाकर सेल रिटर्न में प्लस हो जाएगा या सेल में से माइनस हो जाएगा, एक ही बात हुई। और ये अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट भी आना है, क्योंकि अगर ये वो कह देता कि ये चीजें क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद हैं, तो फिर शायद हम कुछ ना कहते, क्योंकि सेल रिटर्न वापस आ जाती है स्टॉक के अंदर। लेकिन हम तो उसको 1 जुलाई को देख रहे हैं, अगर ये स्टॉक के अंदर इंक्लूड होती तो हम कुछ ना करते। लेकिन अब हम करेंगे क्योंकि साइलेंट है। तो मुझे बताओ 1950 से क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करूं या इसकी कॉस्ट फाइंड करके ऐड करूं। मतलब सेल तो हमने किया था 1950 का, लेकिन स्टॉक तो इतने का नहीं था। तो हम अप्लाई करेंगे सीपीएस, कॉस्ट प्लस 30% है, कॉस्ट प्लस 30%। तो ये 1950 कितना है 130, और आपने मुझे बताना है कॉस्ट कितनी है इसकी। बताया जरा, कोई बता सकता है इसकी कॉस्ट कितनी है। सर 1500। 1500। अब जरा सारे कॉन्शियस होके मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। जब भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल पहले से फाइंड की हो, जब भी, तो फिर आपका जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल में भी होगी और क्लोजिंग स्टॉक में भी होगी। दोबारा सुने, अगर कॉस्ट ऑफ सेल पहले से फाइंड हो चुकी हो, फिर हम कोई भी एडजस्टमेंट अगर होगी तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में भी होगी, क्लोजिंग स्टॉक में भी होगी। दूसरी बात, अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं फाइंड हुई, फिर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट कर दिया करो, वो खुद इफेक्ट चला जाता है। अब मुझे बताओ, सेल रिटर्न से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? क्लोजिंग स्टॉक तो जब स्टॉक ज्यादा होगा तो स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। जब भी कॉस्ट ऑफ सेल से फाइंड की हो और स्टॉक में कोई मसला आए, तो हमेशा याद रखें, एक साइड पर स्टॉक आएगा तो दूसरी साइड पर हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। अगर एक साइड पर स्टॉक आएगा तो उसकी दूसरी साइड पर हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। क्लियर होगी बात? तो 1500 स्टॉक में प्लस हो जाएगा और
कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक डेबिट हो रहा है प्लस स्टॉक डेबिट हो रहा है प्लस और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर आइएगा जरा जी, कॉस्ट ऑफ सेल में से 1500 माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में 1500 प्लस कर देंगे, सेल में से, क्योंकि सेल रिटर्न तो है नहीं, तो सेल रिटर्न में से 1950 माइनस कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल में भी 1950 माइनस कर देंगे। लो जनाब, ये इफेक्ट हो गया, ये पहली एडजस्टमेंट के इफेक्ट हो गए। और अगर आप गौर फरमाएं तो ये इफेक्ट टैली हो रहे हैं दोनों साइड से, ठीक होगी बात। लो जी, पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी होगी, अगली एडजस्टमेंट पे जाते हैं, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हाँ जी, क्योंकि बाकी सारी छोटी छोटी आसान आसान एडजस्टमेंट हैं, सबसे अच्छी एडजस्टमेंट यही है। 1 अक्टूबर 2018 a printer was acquired on rent from काजी एंड कंपनी। 1 अक्टूबर 2018 को आपने एक रेंट पे प्रिंटर लिया। द एनुअल रेंट इज 480 was paid in advance and debited to prepayment। आपने 480 रेंट दे दिया और प्रीपेमेंट में लिख दिया। However, the printer was purchased by Delta Enterprise। हम डेल्टा एंटरप्राइज है, कहते हैं डेल्टा एंटरप्राइज ने वो प्रिंटर खरीद लिया, किस कब 1 अप्रैल 2019 को 12,40,000 का। जो प्रिंटर आपने रेंट पे लिया हुआ था 1 अक्टूबर को, 1 अप्रैल को वो खुद खरीद लिया। कहते हैं द पेमेंट ऑफ द रेंट एडजस्टमेंट वाज मेड। कहते हैं जो आपने, आप देखे ना, आपने दिया था रेंट 1 अक्टूबर को 12 महीनों का रेंट दिया था, उसको एडवांस में रेंट दिया था, एडवांस में 12 महीनों का, लेकिन अप्रैल के अंदर तो आपने वो खुद ही खरीद लिया। मतलब वो अप्रैल के अंदर खरीद लिया, 12 महीने तो पूरे ही नहीं हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हुए थे अभी। आपने वही वाला प्रिंटर 12,40,000 का खरीद लिया। इसका मतलब है आपका रेंट आधा बच गया। 480 का आधा सालाना दिया था ना आपने रेंट, आधा अभी है। कहते हैं द पेमेंट नेट ऑफ रेंट एडजस्टमेंट, जितना रेंट आपका बचता है ना, वो कहता है वो माइनस करके बाकी के पैसे आपने उसको जुलाई में दे देने हैं। दोबारा सुने, 1240 का आपने प्रिंटर खरीदा, 480 में से 240 अभी तक आपका रेंट बचता था, कहता है वो एडजस्ट कर लो, बाकी 1000 हमने जुलाई में देना है, तो ये 1000 हमारा पेबल हो गया। ये बात समझ लगी? ये बड़ी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग बात है। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी काम चल रहा है, आगे चलते हैं। कहते हैं और डेप्रिसिएशन है 20%। पहले जो डेप्रिसिएशन वो ले चुका है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो अब आ गया, अब ये एडिशन है, इसके ऊपर उसने डेप्शन नहीं ली होगी, ये इसकी डेप्शन हमने लेनी है अभी। तो 1 अप्रैल के बाद जून तक 3 महीनों की डेप्शन भी अभी हम ले लेंगे। अब आओ जरा, ये सवाल आपने सुन लिया, मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। 480 आपने रेंट दे दिया था एडवांस में, रेंट, और रिकॉर्ड कर दिया था प्रीपेड में। रिकॉर्ड किस में कर दिया था? प्री पेमेंट में। अब आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने गुजर गए, इसका मतलब है इसका जो 240 है वो अब प्री पेमेंट में नहीं, रेंट एक्सपेंस में चला जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो गुजर गए हैं ना।
आज से 6 महीने पहले आपने एडवांस दिया था और प्री पेमेंट में लिखा था, तो ये रेंट एक्सपेंस में चला जाएगा और प्री पेमेंट में से माइनस हो जाएगा। दूसरा, हमने वो खरीद लिया 1240 का और अभी हमारा 240 वो रेंट बचता था जो एडवांस दिया हुआ है। अब तो आगे रेंट हमें देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो हमने खरीद लिया एसेट। तो वो कहता है जो आपका रेंट बचता है वो माइनस करके ना बाकी के पैसे जुलाई में मिलने हैं, मतलब वो हमारे हो जाएंगे पेबल। अब जरा गौर फरमाए, मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं। एक तो आपका रेंट हो गया 240 से, हमारा रेंट एक्सपेंस कितने से डेबिट हो गया? 240 से, क्योंकि वो 240 का तो एक्सपेंस बन गया ना। दूसरा आपका इक्विपमेंट डेबिट हो गया 1240 से। 1240 में आपने खरीद लिया, एक तो रेंट डेबिट हो गया आपका 6 महीनों का, और दूसरा इक्विपमेंट आपने खरीदा वो भी डेबिट हो गया। प्री पेमेंट क्रेडिट हो गया क्योंकि प्री पेमेंट तो अब खत्म हो गया। जो आपने 480 प्री पेमेंट में लिखा था ना, वो अब खत्म हो गया। वो कैसे खत्म हुआ? 240 इसमें एडजस्ट हो गया रेंट में और 240 इक्विपमेंट की अमाउंट में एडजस्ट हो गया। बाकी हमने जो पैसे देने हैं वो किस में आ जाएगा? पेबल के नाम से 1000 सॉरी, ये आपकी एंट्री बनेगी। देखिएगा, ये 240 रेंट एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, ये 1240 इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे, ये 480 प्री पेमेंट में से निकल गया और ये चला जाएगा करंट लायबिलिटी में। बात समझ लगी? ये इस सारी एडजस्टमेंट का हिसाब किताब है ओवरऑल। बहुत मजे की चीज है ये, और ये पेपर में कई दफा आया हुआ है। अगली बात, इसकी जो जब अप्रैल में इक्विपमेंट आपके पास आ गया, अब तो आपका ये जाती इक्विपमेंट हो गया, तो आप इसकी 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी लेंगे क्योंकि अप्रैल से लेकर जून तक ये आपका हो गया। पहले रेंट पे था, अब ये आपका है। तो आप एक एंट्री पास करोगे 1240 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट है? 20%। 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो बताएगा कितना आंसर आ गया? सर 62। 62। तो 62 की एक एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 62। लो जी, ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी थी या तीसरी थी, व्हाटएवर, दूसरी ही थी। अब ये डेप्रिसिएशन में जाकर प्लस हो जाएगा और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाकर प्लस हो जाएगा, और मैं करने भी लगाऊं। आ जाओ जरा, रेंट एक्सपेंस अलग से नहीं बताए होंगे तो एडमिन एक्सपेंस के अंदर होंगे। सेलिंग या एडमिन एक्सपेंस, तो ये 240 इसमें ऐड हो जाएगा, 1240 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा, 480 प्री पेमेंट में से माइनस हो जाएगा, और बाकी क्या बच गया? अदर पेएबल। यहां से देखें, ट्रेड पेएबल है, अदर पेएबल, यहां पर अदर पेएबल में जाकर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा अदर पेएबल के नाम से। 1000 से हमारी करंट लायबिलिटी भी आएगी। ये साथ साथ मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं एक तरह का। डन होगी एडजस्टमेंट, ये सबसे प्यारी एडजस्टमेंट थी। आगे चलें, चैलेंज अगली एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। जी जनाब, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं DE एलोकेट डेप्रिसिएशन टू सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 46। इसका मतलब क्या होता है कि आपने डेप्रिसिएशन अलग से नहीं लिखनी, बल्कि सेलिंग और एडमिन में ऐड करके लिखनी है। आओ जरा मैं आपको लिखवाता हूं। रेशियो क्या है? 4:6। आओ जरा। अच्छा, डेप्रिसिएशन में पहले 62 भी प्लस करना है।
इधर भी 62 ऐड कर दो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 62 ऐड कर दो। ओके, अब ये मुझे ऐड करके बताओ कितना बनता है। 19862। तो ऐसे ही है ना? जी सर यही है। हाँ जी जनाब, चलें, डिवाइडेड बाय 10, एक दफा रेशो कितनी है, 4/6 है 6/4 है, सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग 4 है, एडमिन 6 है, यानी 4/6 जो लिखा हुआ है। तो सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो जरा। 1962 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना कितना आ रहा है? 19862 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 79448.8। 7944.8 0.8 की बजाय इसको 45 कर दो और फिर बिल्कुल इसी फैक्टर को 19862 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करके एडमिन एक्सपेंस में ऐड कर दो और ये डेप्रिसिएशन फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस एक्सपेंस को आपने एडमिन और सेलिंग के अंदर लिख दिया है। तो एडमिन में कितना प्लस होगा जाके? 11917 119 17.2 11917। ये डेप्रिसिएशन की उसने एलोकेशन बताई है कि आप ना डेप्रिसिएशन को अलग से ना लिखो, उसको 10 पे डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करके सेलिंग एक्सपेंस में लिख दो और 10 पे डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई करके, ये 10 कैसे आया? 4 और 6 रेशियो को सम करके किया है, यानी रेशियो को सम करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्लियर होगी बात? लो जी, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 3 तो आसान ही थी, ये एडजस्टमेंट थी ही नहीं। लो जी, पुरानी अब एडजस्टमेंट सारी पुरानी शुरू हो गई, अब कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है। एनुअल फायर इंश्योरेंस 4500 paid in advance on January 2019 and debited to admin expense। आपने 4500 फायर इंश्योरेंस पे की और एडमिन एक्सपेंस के अंदर लिखी हुई है। पे कब की? 1 जनवरी को। कहते हैं द पेमेंट आल्सो 1350 परटेन टू ऑनर पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब 1350 तो उसमें ड्राइंग्स हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी की है। वो कहता है पहली बात, ये जो 4500 आपने पे किया है ना, इसके अंदर पहली बात तो ये जनवरी में पे किया है ना, तो जनवरी से लेकर ये आगे दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं। तो इस 4500 में पहले तो माइनस करो 1350, क्योंकि वो तो सीधी सीधी ड्राइंग्स हैं। बाकी कितना बच गया? 4500 में से 1350 माइनस करें, बाकी कितना बच गया? 3150। 3150। अब ये भी 1 जनवरी को पे किया तो ये तो 31 जनवरी तक जाए, 31 दिसंबर तक जाएगा और हमारा ईयर एंड है जून। है तो 3150 को
सर आवाज कट रही है। सर आवाज ऑफ स्क्रीन नहीं आ रही है। मल्टीप्लाई कर दो। चलें, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब कहते हैं एडमिन एक्सपेंस के अंदर आपने 4500 लिखा है, उस पे सर आवाज नहीं आ रही 1350 है। ड्राइंग्स हैं और एडमिन एक्सपेंस में जो 4500 लिखा हुआ है, हम 1500 एडवांस है, और जो एडवांस है वो प्रीपेमेंट में कर दो। ये ड्राइंग्स हैं, अगर ड्राइंग बताई हूं तो उसी में प्लस कर दो, तो 50 से माइनस हो जाएगा, और 1375 और इनकम हाँ जी। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। कहता है ये तो 6 महीनों की सितंबर सर आवाज नहीं आ रही। की थी, मतलब अप्रैल मई जून। सर आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। सर तीसरी एडजस्टमेंट से नहीं आ रही है। चौथी से सर। नहीं, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। अब जी अब आ रही है। अब आवाज आ रही है। अब चल, यस सर आ रही है अब। चौथी एडजस्टमेंट हम दोबारा कर देते हैं, क्योंकि ये तो अपॉर्चनमेंट करनी थी। देखिए दोबारा, वो कहता है कि आपकी 4500 फायर इंश्योरेंस आपका एडमिन एक्सपेंस में लिखा हुआ है। फायर इंश्योरेंस एडमिन एक्सपेंस में लिखा हुआ है सारा, हालांकि वो 1 जनवरी को पे किया था 12 महीनों का, और हमारा ईयर एंड है 30 जून। इसका मतलब है इसके अंदर 6 महीनों का तो एडवांस हो गया, और 1350 उसके अंदर शामिल है ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का। तो 4500 में से 1350 तो चला गया ड्राइंग्स के अंदर, 1350 माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगा 315। इस 3150 के अंदर 6 महीनों का एडवांस है। 6 महीनों का एडवांस कितना बनेगा? 1575। कहते हैं इसका हाफ करेंगे। इसका मतलब है 4500 जो पूरा एडमिन एक्सपेंस में आपने लिखा हुआ है, उसमें 1350 की ड्राइंग्स हैं और 1575 का प्रीपेड है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहां पर देखें, मैं दोबारा वैसे लिखवा देता हूं कि आप लोगों ने करना क्या है कि 1575
हम माइनस कर देंगे एडमिन एक्सपेंस में से, क्योंकि वो एडवांस है। $1575 माइनस कर देंगे और 1350 भी माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ड्राइंग्स हैं। और ये 1575 जाकर प्रीपेड में ऐड कर देंगे, प्रीपेमेंट में, और 1350 जाकर ड्राइंग्स में से ड्राइंग में प्लस कर देंगे या कैपिटल में माइनस कर देंगे। और प्रीपेमेंट यहां पर नजर आ रही है, यहां 1575 हमारा प्रीपेड आ जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ जी, अब आगे चले। अगली सर एडजस्टमेंट है 1350 जनाब, दोबारा बताइएगा। 1350 तो हमारी ड्राइंग्स है ना। 1350 कहता है वो पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो तो चला जाएगा ड्राइंग्स में 1350, और बाकी जो बच जाएगा उसमें से 6 महीनों का एडवांस है। तो जितना एडवांस है एडमिन एक्सपेंसेस से वो भी माइनस कर देंगे, जो ड्राइंग्स हैं वो भी माइनस कर देंगे। एडवांस को लिख देंगे प्रीपेमेंट के अंदर और ड्राइंग्स को जाकर कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बस। ओके होगी बात? चलें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जनाब, वो कहते हैं 900 इनकम के अंदर शामिल है, अदर इनकम के अंदर। आपको मिला था 1 अप्रैल को 30 सितंबर तक, 6 महीनों का, लेकिन हमारा तो 30 जून एंड है। 30 जून 19 तक जितना टाइम बनता है वो तो ठीक है, हमारी इनकम है, लेकिन उससे आगे जो 3 महीने आपने इनकम में लिखे हुए हैं वो एडवांस इनकम है। मतलब 906 महीनों की इनकम है, बल्कि इसका हाफ कर दें, क्योंकि 3 महीनों की इनकम लिखनी है हमने, तो 450 एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम का क्या करते हैं? एडवांस इनकम का क्या करते हैं? इनकम में से माइनस और लायबिलिटी, 450 इनकम में से माइनस कर देंगे और करंट लायबिलिटी में जाकर 450 लिख देंगे, क्योंकि एडवांस इनकम को क्या करते हैं? लेस फ्रॉम इनकम एंड करंट लायबिलिटी। Next, an amount of 960 receivable on 1st August on the completion of the service agreement for the 6 month ending 31st July has not been accounted for। कहता है 9,60,000 रिसीवेबल था, और रिसीवेबल उसे कहते हैं हमारी इनकम बन गई है लेकिन अभी तक पैसे मिले नहीं, और ये 1 अगस्त को आपने, कहते हैं 1 अगस्त को रिसीवेबल था, जो कि आपका एक एग्रीमेंट था 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक का। कहते हैं 31 अगस्त 2019 on completion of the service agreement for the 6 month ended 31st July 19 has not been accounted for। हाँ जी जनाब, कितने बनते हैं? हाँ जी, जी ये मुझे लगता है 1 अगस्त नहीं होना चाहिए, 1 अगस्त 19 नहीं होना चाहिए, ये 18 होना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 जुलाई। तो अगर ये महीने बनते हैं 6 महीने,
ये 1 जनवरी 19 होगा यहां पर ना, ये आप चेंज कर दें, ये जो डेट लिखी हुई है ना, इस डेट को चेंज करें जरा। ये जो 1 अगस्त 19 है ना, क्योंकि 6 महीने तो बनते हैं 31 जुलाई तक, 1 जनवरी से लेकर, फिर 1 फेब से लेकर, जनवरी भी नहीं, 1 फेब। तो ये आप देख लें 1 फेब, यहाँ 1 फेब कर लें 2019 को आपने, आपका रिसीवेबल था 960 और ये कब तक है 31 जुलाई 2019 तक। अब पहली बात तो ये है कि हमारे महीने बनते हैं 5 30 जून तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो हमारे रिसीवेबल तो सिर्फ 5 महीने का हो गया, जो अगला महीना है हमने तो उसको कंसीडर ही नहीं करना। मतलब ये 6 महीनों की अमाउंट है, हमें चाहिए सिर्फ 5 महीनों की। ये जो 960 है, ये जो 960 है, ये एक्चुअल में 6 महीनों की अमाउंट है और हमें कितने महीनों की चाहिए 5 महीनों की। तो क्या करोगे 960 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया सर 800। 800। ये एक्चुअल में रिसीवेबल है और इसका हम क्या करेंगे, इस 800 को इनकम में ऐड कर देंगे, इनकम में प्लस कर देंगे और करंट एसेट में जाकर लिख देंगे प्री पेमेंट या अदर रिसीवेबल में, क्योंकि ये इनकम 800 हमारी बनती है, 960 नहीं बनती। जो जुलाई का महीना है वो हमारा है ही नहीं और पैसे अभी मिले भी नहीं है, तो 960 में से 5 महीनों की इनकम रिसीवेबल में भी लिख देंगे और इनकम में भी लिख देंगे। क्योंकि बात रिसीवेबल में से कम नहीं होंगे लास्ट 800 रुपये? कहते हैं 12% बैंक लोन आपने लिया है, 800 ऐड होंगे, 800, क्योंकि पैसे अभी नहीं मिले, पैसे तो मिले ही नहीं है, सारे रिसीवेबल है, तो सिर्फ 5 महीनों का रिसीवेबल होगा क्योंकि 1 महीना तो हमारा है ही नहीं। चलो जी लास्ट, मगर अगर आप चाहते हो ले लो, ऐड हो जाएगा और या अदर रिसीवेबल के अंदर भी 800 ऐड हो जाएगा। डन। लो जी, आखिरी एडजस्टमेंट और लोन वाली एडजस्टमेंट, बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट। बैंक लोन आपने पुराना लिया हुआ है, 2018 का लिया हुआ है, तो जो 2018 का होता है ना वो हमारा पूरे साल का होता है। कहता था द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 10 ईयरली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ओके होगी बात। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 अक्टूबर एंड 1 अप्रैल। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछला 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट है वो भी पेड है, फिर जो 1 अप्रैल को हुआ होगा वो भी पेड है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर जून तक, अक्टूबर तो बाद में आएगा ना, ये 3 महीनों का इंटरेस्ट अनपेड है, 3 महीनों का इंटरेस्ट अनपेड है, क्योंकि इंटरेस्ट आप हर साल के अक्टूबर में पे करते हो और अप्रैल में 6 महीनों का। तो जो अक्टूबर में पे किया था वो पिछला फिर अप्रैल में भी पे हो गया, लेकिन फिर अप्रैल के बाद दोबारा अक्टूबर नहीं आया, दरमियान में हमारा ईयर एंड आ गया, तो वो जो 3 महीने बनते हैं ना उसका इंटरेस्ट अभी हमने देना है। तो 3 महीनों का इंटरेस्ट ले लो, 12% रेट है ना,
मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करो जरा, कितना आता है? कितने इंटरेस्ट आ रहे हैं? सर 2700। 2700 लो जनाब। जी सर। ये 2700 क्या करेंगे? एक तो इंटरेस्ट के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये पेबल भी है। इंटरेस्ट पेबल करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट पेबल के नाम से 2700 करंट लायबिलिटी में भी चला जाएगा। क्लियर होगी बात? लेकिन एक बात जो मैंने आपसे पूछनी है, 10 बराबर किस्तों में लोन पे करना है। यहां पर देखते जाओ, 90,000 लोन है, 90,000 लोन है, 90,000 का लोन है, आपने 10 बराबर किस्तों में पे करना है। और आपको पता है हर साल की जो अगली किस्त होती है वो करंट लोन में जाती है, करंट लायबिलिटी में। कोई मुझे बताए करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा? 90,000 का लोन है, 10 बराबर किस्तें पे करनी है। बताओ करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा? हरी अप। सर करंट में 10 जाएगा, नॉन करंट में 80 जाएगा। गुड। और कोई बंदा, और कोई शख्स? नहीं? यही हुसैन वाला। अब सुनिएगा जरा, देखिएगा, आपने एक किस्त पे कर चुके हो 1 अप्रैल 19 को, हम खड़े हैं 30 जून को। एक किस्त पे हो चुकी है, बाकी 9 किस्तों का ये लोन पड़ा हुआ है। ये 10 किस्तों का लोन नहीं पड़ा हुआ। ये कितनी किस्तों का लोन पड़ा हुआ है? 9 किस्तों का। तो इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 10,000 एक किस्त। देखो ना, टोटल लोन हमारा 90,000 नहीं है बल्कि 1 लाख था। कैसे पता चला? एक किस्त पे करने के बाद ही आया हुआ है। ये तो 9 किस्तों का लोन है, और आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हर साल 10,000 पे करते जाओगे। तो 10,000 जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर और 80,000 जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, 90,000 में से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये सवाल भी हमारा बहुत अच्छा सवाल है। ये ठीक होगी बात? चलें जी, कल अब मजीद मैंने आपको इसके 2 सवाल और करवाने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आपने फिर इसके सारे सवाल खुद करने हैं। तो कल के दिन मैं आपको एक सवाल मजीद इसका करवा दूंगा, और कल ही मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक होगी बात? अभी के लिए सर सुबह कितने बजे है? जी, सुबह क्लास कितने बजे? कल क्लास आपकी 9 बजे होगी इंशाल्लाह। 9 बजे क्लास होगी, और उसमें हमने फाइनल असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर।